पहली खबर कौन सी है? तो आज की पहली खबर है आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड और अल जजीरा का आर्टिकल है। अल जजीरा का आर्टिकल है क्या? क्वाड लीडर्स प्रेस फॉर फ्री इंडो पैसिफिक एमिड चाइना टेंशंस। यानी जो क्वाड आपको पता है कि एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप ने भारत और जो पूरे दुनिया और चीन के बीच इस समय थोड़ा सा तनाव चल रहा है। पूरी दुनिया कहना उचित नहीं है, लेकिन जो दुनिया के बड़े देश हैं उनके और चीन के बीच में इस टाइम थोड़ा सा तनाव चल रहा है। और तनाव का मुख्य कारण क्या है? तनाव का मुख्य कारण है फ्री इंडो पैसिफिक, यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है, जिसे हम सामान्य शब्दों में इंडो पैसिफिक बोलते हैं, वहाँ पर चाइना लगातार अपनी साम्राज्यवादी नीतियों का प्रसार कर रहा है। छोटे देशों को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा रहा है, उनको पैसा देता है, फिर उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। तो इसी संदर्भ में एक ग्रुप सामने आया था क्वाड, तो उसी की अभी मीटिंग हुई है और कई बड़े फैसले यहाँ पर निकल कर आए हैं। इस ग्रुप की इस मीटिंग की कई हाईलाइट्स हैं, तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या। अगर मैं क्वाड की बात करूं तो क्वाड का सबसे पहले विचार दिया था 2007-8 में तत्कालीन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे। अगर आप इस सदी में कुछ बड़े नेताओं के नाम निकालेंगे जिनकी राजनीतिक समझ और डिप्लोमेटिक जो समझ है वो बहुत अच्छी है, तो उसमें शिंजो अबे का नाम जरूर आएगा। तो शिंजो अबे साहब ने 2007 में चाइना की साम्राज्यवादी जो नीतियां थी या एक्सपेंशन वाली जो पॉलिसीज़ थी, इनको समझकर देशों को आमंत्रित किया था कि एक प्रकार का क्वाड्रिलैटरल डायलॉग स्थापित करें, एक प्रकार का ग्रुप बनाएं, ताकि चाइना को टैकल किया जा सके या काउंटर किया जा सके। लेकिन उसके पश्चात वो चुनाव में हार गए, तो उसके पश्चात ये जो विचार था ये क्वाड वाला, ये पीछे छूट गया। फिर जब अबे साहब फिर आए तो फिर उन्होंने इस दिशा में काम किया, और इसी के साथ 2017 में जो उनका पहले जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था क्वाड का या चतुर्भुज का या क्वाड्रिलैटरल का, वो पूरा हुआ। और 2017 में 4 ग्रुप एक साथ हैं, 4 देश एक साथ हैं। कौन कौन से? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो 4 ग्रुप, और ये चतुर्भुज बनाता है क्वाड्रिलैटरल, इसीलिए इसको बोलते हैं। 4 ग्रुप कौन से हैं? इंडिया, यहाँ पर आपका जापान, ये यूएसए, और ये क्या है? ये आपका है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देश 2017 में सामने आए, और 2017 में जो चाइना की इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ती हुई पॉलिसीज़ थी या एक्सपेंशन की पॉलिसीज़ थी, उस पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया। और ये ग्रुप क्या कहलाया? ये ग्रुप कहलाया, ये फोरम कहलाया क्वाड। ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये किस बात का समर्थन करता है? ये जो ग्रुप है ये कहता है कि स्वतंत्र इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए। तो इंडो पैसिफिक कौन सा है? अगर आप देखो तो ये इंडियन ओशियन है तो इंडो, और ये पैसिफिक ओशियन है तो पैसिफिक। तो ये जो ग्रुप है ये कहता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र आवागमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आपको पता है कि इसी पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर का भाग है साउथ चाइना सी या दक्षिण चीन सागर, जिसको लगभग चाइना अपना क्षेत्र बताता है। दूसरे देशों के जो दावे हैं, जैसे फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, इन सब और भी कई देश हैं जिन अपने दावा करते हैं, जैसे ताइवान हो गया। तो इन सभी के दावों को नकारते हुए चाइना कहता है ये पूरा क्षेत्र चाइना का है। तो इस बात को याद रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम साउथ चाइना सी की बात करें, मैंने बताया कि ये जो आपको चाइना के दक्षिण में सागर दिख रहा है, ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। इसे बोलते हैं दक्षिण चीन सागर या साउथ चाइना सी। चाइना का इस सागर को लेकर यहाँ उपस्थित सारे देशों से लगभग विवाद है, और चाइना सारे देशों के दावों को नकारता है और कहता है कि ये लगभग पूरा का पूरा साउथ चाइना सी इन्हीं का है। तो ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। चौथी बात हमको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इस क्वाड के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए, ये जो क्वाड है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। इसकी शुरुआत इसीलिए हुई थी कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो शिप्स का आवागमन होता है, जो जहाज़ों का आवागमन होता है, वो स्वतंत्र हो। किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति इस आवागमन को प्रभावित ना करे। सीधी सी बात है, अगर कोई शिप आएगा और अगर वो साउथ चाइना सी से होकर गुजरेगा तो साउथ चाइना सी को चाइना अपना क्षेत्र बताता है, अपनी टेरिटरी बताता है। तो इससे होता क्या है कि इंडो पैसिफिक या हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो आवागमन की स्वतंत्रता है वो बाधित होती है। तो इसीलिए ये जो ग्रुप फॉर्म किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य या अप्रोच या ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रीली ट्रेड हो, फ्रीली शिप्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा।
अब इस बार इस पर फोकस इसलिए किया गया है क्योंकि कहा जा रहा है कि ये क्वाड की पहली इन पर्सन मीटिंग है। इन पर्सन मीटिंग मतलब इन पर्सन मीटिंग है क्वाड की ये पहली। अब ये इन पर्सन मीटिंग का क्या होता है मतलब समझिए। 2017 में क्वाड फॉर्म हुआ था पहली बात। उद्देश्य था चाइना को काउंटर करना, इंडो पैसिफिक में स्वतंत्र आवागमन सुनिश्चित करना। अब इन पर्सन का मतलब ये होता है कि अभी तक जो भी क्वाड्स की मीटिंग हुई है, क्वाड की मीटिंग हुई है, उसमें या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, किसी सिविल सर्वेंट ने या किसी विशेष अधिकारी ने उसमें भाग लिया है, या फिर जो देश शामिल हैं चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। पहली ऐसी मीटिंग है, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें देशों के प्रमुख ने भाग लिया है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी, ये बाइडन है, ये सुगा हैं और ये बोरिस जॉनसन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। तो इन चारों ने, यानी जो देश के प्रमुख होते हैं, जो जिनकी सरकार होती है, इन चारों ने पहली बार ऐसा हुआ कि इन पर्सन मीटिंग इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने इसमें भाग लिया है, इसलिए इसका खास महत्व हो जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर कुछ की हाइलाइट्स निकल कर आए हैं क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला डिसीजन अगर हम देखें कि क्या इसके हाईलाइट है मीटिंग के, तो पहली चीज़ ये है कि पहली चीज़ कही गई है अफगानिस्तान को लेकर कि अफगानिस्तान में शांति बहाली की जाए, लोगों के अधिकारों की रक्षा हो और अच्छे से शासन चलाया जाए और शासन स्थापित हो, गवर्नेंस स्थापित हो। मतलब उद्देश्य यही है कि जो वेलफेयर ऑफ द स्टेट होता है, जो लोगों के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती है, वो सामने आए और लोगों का कल्याण हो। तो अफगानिस्तान पर विशेष चिंता जाहिर की गई है। भारत ने भी अपना पक्ष रखा है और भी देशों ने अपना पक्ष रखा है। दूसरी जो बात की गई है, दुनिया के सामने जो बड़ी समस्याएं हैं, उसमें कोविड वैक्सीन की बात की गई है। कैसे, चलिए समझते हैं। आपको पता है कि कोविड-19 से इस समय पूरी दुनिया परेशान है, इसीलिए जो क्वाड देश आए हैं, इन्होंने कहा है कि हम 1.2 बिलियन जो वैक्सीन की खुराक हैं, वो डोज को दुनिया के देशों तक वितरित करेंगे ताकि कोविड किसी को नुकसान न पहुंचा सके और कोविड के कारण किसी को भी अपनी जान से हाथ न धोना पड़े। इसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है, वो कही गई है क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन ग्रुप। इस बात को याद रखिएगा, कही गई है क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन ग्रुप। अब ये क्यों बनाया गया है ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन ग्रुप पर। तो चलिए समझते हैं ये है क्या। देखिए, आप सबको पता है कि चाइना एक प्रोजेक्ट चला रहा है, उसका प्रोजेक्ट का नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यही है चीन का कि चाहे वो एशिया हो या यूरोप हो, उनके देशों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जोड़ना ताकि व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिले। और इससे न केवल व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जो चाइना है उसकी सॉफ्ट पावर भी मजबूत होगी, साथ ही साथ चाइना की जो दूसरे देशों में पहुंच है वो भी सुनिश्चित होगी। अब होता क्या है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना कई देशों को बहुत सस्ता लोन देता है या लोन देता है, बाद में जब वो लोन वो देश नहीं चुका पाते हैं तो उन देशों के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लेता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपको श्रीलंका। श्रीलंका में चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप किया था और जब श्रीलंका वो लोन वापस नहीं कर पाया, लोन का इंटरेस्ट वापस नहीं कर पाया, तो चाइना ने श्रीलंका के पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया है। तो चाइना एक प्रकार का नया सिस्टम लेकर आया है जो ग्रेट ब्रिटेन कभी करता था। ग्रेट ब्रिटेन शक्ति के बल पर करता था, ये पैसे के बल पर कर रहे हैं। इसी को बोला जाता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। किसी को डेट दो, उसके बाद अपने जाल में फंसाओ, और यही चाइना की बन गई है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, या इसी को बोलते हैं चेक बुक डिप्लोमेसी। इसी प्रकार की चेक बुक डिप्लोमेसी भी होती है। तो यहाँ पर ये जो क्वाड नेशन है, इन्होंने क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन की शुरुआत की है। इसके माध्यम से होगा क्या, इसके माध्यम से ये होगा कि ये देशों को, जो देश हैं उनको क्या करेंगे, कुछ आपको लोन देंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे, साथ ही साथ और भी सभी प्रकार की सपोर्ट देंगे ताकि ये देशों को चाइना के डेट ट्रैप में फंसने से बचा सकें। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि चाइना को काउंटर किया जाए। और काउंटर कैसे किया जाएगा कि अगर हम देशों को चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसने से बचा सकें, इसके लिए आप बचाओगे कैसे? अगर आपका कोई मैकेनिज्म होगा, आपका कोई सिस्टम होगा, तो आप चाइना, अगर किसी देश को रोकोगे तो कैसे रोकोगे? आप कहोगे कि आप चाइना के पास मत जाइए, हम आपको लोन देंगे। तो इस प्रकार से रोका जा सकता है। तो इसके लिए क्वाड देशों ने क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन
ग्रुप की स्थापना की है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके माध्यम से देश जो हैं अब वो चाइना के जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है या चेक बुक डिप्लोमेसी है उसको काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। 4 देश साथ में है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो ये बहुत बड़ी पहल है, इस बात को याद रखिएगा। इसी के साथ बात की गई है ग्रीन शिपिंग पर। ग्रीन शिपिंग मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी आयात और निर्यात जो होता है वो पानी के जहाज़ों से होता है, शिप से होता है। अब उस शिप में एक फ्यूल यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं बंकर फ्यूल। लेकिन होता क्या है कि जो हम शिप में फ्यूल यूज़ करते हैं उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस बात पर खास जोर दिया है कि जो उस पर फ्यूल यूज़ हो रहा है वो ऐसा फ्यूल यूज़ हो, ग्रीन फ्यूल यूज़ हो, जिससे हम क्या करें, इन्वायरमेंट को भी टैकल कर सकें, इन्वायरमेंट की जो समस्याएं हैं उनको भी टैकल कर सकें। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रीन फ्यूल जो भविष्य का फ्यूल बताया जा रहा है, जो ऐसा फ्यूल होता है जो किसी भी प्रकार के मतलब हानिकारक गैसों को उत्सर्जित नहीं करता है, तो उसी के लिए कहा गया है कि जो शिप्स हैं उसमें ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए। इसी के साथ हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की बात की गई है। आपको पता है कि जो हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इससे बहुत प्रकार के हानिकारक जो हैं उत्सर्जक आते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। इस प्रकार की चीज़ें उत्सर्जित होती हैं फॉसिल फ्यूल्स का या जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करने से। तो उसके स्थान पर यहाँ पर बात की गई है हाइड्रोजन फ्यूल की। हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन फ्यूल में हमने देखा है जो बाई प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, या तो वो वाटर वेपर या वाटर। तो किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर फोकस किस पर किया गया है कि हाइड्रोजन जो टेक्नोलॉजी है, जो भविष्य की हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है, उसमें दो देशों के बीच एक प्रकार का सहयोग स्थापित किया जाए ताकि देशों के बीच एक प्रकार का कॉपरेशन बने और अधिक से अधिक देश जो हैं वो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। तो ये एक बड़ा उद्देश्य है कि यहाँ पर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की बात की गई है। दूसरी बात क्या की गई है? क्लाइमेट चेंज की। आपको पता है कि दुनिया के सभी प्लेटफॉर्म पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर आजकल क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज अभी दुनिया के सामने सबसे उभरता हुआ मुद्दा है और सबसे गंभीर मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन जो मानव अपनी गतिविधियों के कारण प्रकृति से खिलवाड़ कर जलवायु को परिवर्तित कर रहा है, तो इसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं, आ रहे हैं किसी किसी न रूप में। तो इसलिए इस फोरम पर भी जलवायु परिवर्तन की बात भी कही गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक क्वाड फेलोशिप या स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई है। अब ये क्या है ये समझिए। देखिए, कहा गया है कि क्वाड के 4 देश हैं। कौन कौन से? जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। तो कहा जा रहा है कि इन देशों से, प्रत्येक देश से 25-25 स्टूडेंट को चुना जाएगा, तो कुल 100 स्टूडेंट हो जाएंगे। अब इन 100 जो स्टूडेंट या छात्र चुने गए हैं चारों देशों से, यूएसए से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से और भारत से, ये चारों देशों के 25-25 जो कुल मिलाकर 100 हुए, इनको ऑस्ट्रेलिया की अमेरिका की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाएगा। क्यों? ताकि वो स्टेम से रिलेटेड एजुकेशन प्राप्त कर सकें। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये प्राप्त कर सकें और बाद में आकर डेवलपमेंट कर सकें अपने अपने देशों का। तो ये खास पहल है। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है क्वाड के अंतर्गत कि बहुत बड़े बड़े कुछ इस डिसीजन के या इस मीटिंग के कुछ निष्कर्ष सामने आए हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि एक और बात की गई है। वो बात क्या की गई है? सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है? आप सबको पता है कि सेमीकंडक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। और ये होता क्या है? सेमीकंडक्टर जो चालक होता है और अचालक होता है, यानी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर जिनको बोलते हैं, उनके बीच की कड़ी होता है। यानी इसकी चालकता चालक से कम और अचालक से ज़्यादा होती है, यानी बीच में होता है। इसका यूज़ क्या होता है सेमीकंडक्टर का? जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज़ करते हो, जैसे फ़ोन हो गया, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, तो लगभग सारी जो आप बात करो डिवाइसेस की, उसमें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। और दुनिया में सबसे बड़ा जो सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है वो है ताइवान। और अभी एक रिपोर्ट आई है जो ताइवान यहाँ तक कह रहा है कि वो जो पूरी दुनिया की सप्लाई सेमीकंडक्टर की बढ़ती जा रही है उसको नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है?
क्योंकि आपको पता है दिन प्रतिदिन सेमीकंडक्टर की या अर्धचालक की मांग बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग बढ़ रहा है। तो अगर डिवाइसेस ज़्यादा बनानी पड़ेंगी तो उसमें सेमीकंडक्टर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर सेमीकंडक्टर ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो सेमीकंडक्टर जो देश सप्लाई करता है उसमें नंबर 1 पर ताइवान है, और ताइवान सेमीकंडक्टर की अधिक से अधिक सप्लाई करेगा। अब सेमीकंडक्टर को जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो थोड़ा टफ होती है और थोड़ा समय भी लगता है। इसलिए ताइवान ने साफ साफ कह दिया है कि हम सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई है उसमें थोड़ा समय लगेगा, इतनी तेज नहीं पूरा कर पा रहे हैं। इसीलिए आप देखें तो भारत और ताइवान के बीच एक समझौता भी हुआ है और कहा जा रहा है कि ताइवान सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए अपनी एक यूनिट भारत में भी स्थापित करेगा। तो ये भारत के रोजगार की दृष्टि से भी अच्छी खबर है। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी बात की गई है और ये बात की गई है कि इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई किया जाए ताकि जो सप्लाई है सेमीकंडक्टर की वो होती रहे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक क्वाड साइबर ग्रुप बनाया गया है। आपको पता है कि चाइना अक्सर आप देखते हैं कि कई देशों के ऊपर साइबर अटैक करवाता है, जैसे यूएसए, जैसे किसी और देश के ऊपर। तो यहाँ पर एक क्वाड साइबर ग्रुप बनाया गया है। इसका काम क्या होगा कि सदस्य देशों की साइबर अटैक से रक्षा करना और आपस में इंफॉर्मेशन को साझा करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद जो सबसे बड़ी एक और कंक्लूजन या निष्कर्ष निकल कर आया है वो ये आया है कि क्वाड कंट्रीज अब स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में कॉपरेशन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 क्वाड देश हैं ये स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कॉपरेशन करेंगे। और इसका एक परिणाम ये भी आ सकता है कि हो सकता है, कुछ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि भविष्य में क्वाड देश अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च कर दें या फिर डेटा को एक दूसरे से शेयर करें। तो ये कुछ बड़ी न्यूज़ थी, बहुत बड़ी न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऐसे इसमें चीज़ें निकल कर आई हैं, चाहे वो स्टेम से रिलेटेड हो या आपका कॉपरेशन ग्रुप से रिलेटेड हो, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अरुण सिंह गुड मॉर्निंग भाई, आशीष कुमार गुड मॉर्निंग। अब हम चलेंगे आज की दूसरी खबर पर और देखेंगे कि आज की दूसरी खबर कौन सी है। तो चलिए देखते हैं कि आज की दूसरी खबर है कौन सी और क्या है इंपॉर्टेंस उसका। तो अब हम जो खबर देखने वाले हैं वो है स्पेस, या आप कह लो कि यूनिवर्स से रिलेटेड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। तो चलिए देखते हैं खबर क्या है। अब जो हमारी आज की दूसरी खबर है वो कौन सी है? द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, एक्सप्लेन्ड व्हाट इज डार्क एनर्जी एंड हैव साइंटिस्ट फाइनली डिटेक्टेड इट। कहा गया है कि व्हाट इज डार्क एनर्जी, यानी डार्क एनर्जी है क्या, और क्या फाइनली जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको प्राप्त कर लिया या डिटेक्ट कर लिया है या खोज लिया है। तो चलिए समझते हैं ये पूरा मसला क्या है और इसे क्यों इतनी चर्चा हो रही है। तो चलिए बात करते हैं डार्क एनर्जी की। सबसे पहले देखिए, आप सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी बिग बैंग थ्योरी जरूर सुनी होगी। बिग बैंग थ्योरी क्या थी? बिग बैंग थ्योरी ये इसका आप समझ लो यूनिवर्स की ओरिजिन की व्याख्या करती है, यूनिवर्स की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। कैसे? चलिए सुनते हैं। देखिए, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो आपको अभी जितना भी मटेरियल दिख रहा है आपके यूनिवर्स में, जो प्लैनेट हैं, जो स्टार हैं, वो सारे एक पॉइंट पर फोकस थे। यानी ये आप देखो यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं ये एक पॉइंट पर फोकस थे। केवल पूरी जो आप देखते हो अभी, जो ऊपर आप मटेरियल देखते हो, वो सिर्फ एक पॉइंट में था, एक पिंड था, एक ऑब्जेक्ट था। और अचानक से क्या हुआ कि उस ऑब्जेक्ट में, यानी 15 बिलियन ईयर्स अगो या 15 बिलियन वर्ष पहले, उस एक ऑब्जेक्ट में अचानक से विस्फोट हुआ। और उस विस्फोट से क्या हुआ, जैसे ही इस छोटे से पिंड में विस्फोट हुआ तो साथ ही साथ इसके स्पेस, टाइम और मैटर की उत्पत्ति हुई। स्पेस का मतलब क्या हुआ कि आपको पता है स्पेस का मतलब होता है किसी दो स्थान के बीच स्पेस। पहले केवल एक पिंड था तो स्पेस का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरा पिंड होगा तभी तो दो स्थानों के बीच आप स्पेस निकालोगे। तो जो स्पेस की भी उत्पत्ति हुई वो बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से हुई। इसी के साथ टाइम की उत्पत्ति भी बिग बैंग से हुई, क्योंकि इसके पहले कुछ टाइम का मानने का या ज्ञात करने का कोई बेस था ही नहीं। लेकिन जब आपका बिग बैंग हुआ और एक पिंड में विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, तो वहां से टाइम की शुरुआत मान ली गई।
इसी तरह अगर हम देखें तो स्पेस टाइम और मटेरियल, यानी मटेरियल भी कैसे आया, एक पिंड था उसमें विस्फोट हुआ और वो क्या हुआ, मटेरियल भी उसमें कुछ बन गया। तो ये तो बिग बैंग के द्वारा हुआ और ये बात सामने आने लगी कि बिग बैंग में होता क्या है कि पूरी दुनिया फैल रही है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर जा रही है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी से दूर जा रहा है। अब जब ये बिग बैंग की घटना हुई थी तो उस टाइम पर यह कहा गया कि जो अभी हम मैटर देखते हैं, जैसे स्टार्स हो गए, प्लैनेट हो गए, ये सब कुल मैटर का केवल 5% है। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि आप जो चंद्रमा, तारे, सूर्य देखते हो, ये कुल मैटर का जो यूनिवर्स में है उसका केवल कितना है, केवल 5% है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस जो पूरा ये विस्फोट हुआ तो कहा जाता है कि जो कुल एनर्जी अभी है, जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं, जिसको अभी तक हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, वो है 68%, जो हमें दिखती नहीं है। इसी तरह डार्क मैटर भी है कुछ, ये क्या है, ये 27% है, ये भी हमको नहीं दिखता है। तो याद रखना कि बिग बैंग के फलस्वरूप जो मैटर बना था, एक पॉइंट से मैटर निकलकर चारों तरफ फैला था, वो मैटर केवल कितना है, वो 5% है। और इसके अलावा जो 100% में 5% मैटर निकाल दो तो 95% में 68% डार्क एनर्जी और 27% डार्क मैटर है। अब है क्या, ये समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, डार्क मैटर की। तो डार्क मैटर की सबसे पहले जो बात सामने आई थी वो 1920 में आई थी। ये क्या होता है, डार्क मैटर होता है जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है ना। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, यह क्या करता है, हमारी, आप जब भी आप यूनिवर्स देखोगे तो आपको पता है कि हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है। गैलेक्सी क्या होता है, तारों का समूह। होता क्या है, डार्क मैटर, जैसे आपको पता है कि सब यूनिवर्स में सारी चीज़ें एक दूसरे से बंधी हैं, तो डार्क मैटर क्या करता है, जैसे हमारे प्लैनेट सूर्य से बंधे हैं, तो डार्क मैटर एक प्रकार का स्टेबिलिटी प्रदान करता है कि प्लैनेट सूर्य से बंधे रहें, निकल ना जाएं। तो डार्क मैटर का काम क्या है कि स्टेबिलिटी प्रदान करना, एक प्रकार का फोर्स प्रदान करना, ताकि यूनिवर्स में स्टेबिलिटी रहे और सभी बंधे रहें एक दूसरे से। इसी तरह आपको पता है कि डार्क एनर्जी क्या काम करती है। तो कहा जाता है कि जब हमने उन हबल टेलीस्कोप से देखा अपने यूनिवर्स को, तो हमको पता चला कि ये सब फैल रहा है, यानी पूरा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। कैसे, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर जा रही है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी से दूर जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जो यूनिवर्स में जो मटेरियल है वो एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है। तो डार्क एनर्जी का काम क्या है, जो हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, पहले माना जाता था कि यूनिवर्स धीरे धीरे फैलता रहेगा, एनर्जी कम होगी, जैसे एनर्जी कम होगी गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा और फिर क्या होगा, इसकी जो फैलने की दर है वो धीमी होगी। लेकिन यूनिवर्स की जो फैलने की दर है वो बढ़ती जा रही है। अब इसका कारण क्या बताया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, कि वो डार्क एनर्जी है जो 68% है, और इसी डार्क एनर्जी के कारण हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है या फैल रहा है। तो अब हमने दो चीज़ समझ ली। पहली चीज़, डार्क मैटर क्या कर रहा है, डार्क मैटर स्टार्स के बीच में, प्लैनेट्स के बीच में, गैलेक्सीज के बीच में एक प्रकार का संतुलन बनाए हुए, इनको रोके हुए। डार्क एनर्जी क्या कर रही है, डार्क एनर्जी जो हमारा ये यूनिवर्स फैल रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है, इसको फैलने की जो ऊर्जा प्रदान कर रही है या जो ऊर्जा मिल रही है वो किससे मिल रही है, वो डार्क एनर्जी से मिल रही है। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाओगे। अब बात आती है कि अभी इसकी खोज कैसे हुई। जो डार्क एनर्जी बताया जा रहा है कि हमने डिटेक्ट कर ली है, डिटेक्ट की है, शायद वो डार्क एनर्जी है, तो ये पता कैसे चला है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इटली में एक लेबोरेटरी कह लीजिए आप है, ज़ेनॉन 1T, ज़ेनॉन 1 और T, ये एक अंडरग्राउंड लैब है या अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी है, यानी ज़मीन के अंदर बनाई गई है। तो यहाँ पर होता क्या है, इसके अंदर ये गैस चैम्बर जैसा होता है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन में जो मूवमेंट होता है वो हमेशा किसी न किसी एनर्जी के माध्यम से होता है। अब क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स में, इस लेबोरेटरी में जो ज़मीन के अंदर या अंडरग्राउंड स्थापित है, यहाँ पर क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट देखा गया है। ये इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट दो कारण से हो सकता था, कई कारण है, या तो डार्क मैटर के कारण मूवमेंट हो जाए, या फिर डार्क एनर्जी के कारण मूवमेंट हो जाए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ धरती पर बहुत तेज साउंड होता है, तो साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी है। तो इस लैब में स्थित या ऑब्जर्वेटरी में स्थित इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट होता है, लेकिन कोई साउंड भी नहीं हुआ है, और कहा जा रहा है कि इस मूवमेंट में डार्क मैटर का भी हाथ नहीं है, तो बचती है डार्क एनर्जी।
तो अभी एक साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जेनॉन 1T जो इटली की एक अंडरग्राउंड लैब है या ऑब्जर्वेटरी है, ये जो मूवमेंट हुआ है इलेक्ट्रॉन्स में, ये डार्क एनर्जी के थ्रू हुआ है, डार्क एनर्जी के माध्यम से हुआ है। तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि डार्क एनर्जी को लग रहा है कि डिटेक्ट किया गया है। उम्मीद है भविष्य में संभावनाएं हैं कि हमें डार्क एनर्जी के बारे में, ऐसी एनर्जी जिसके हमारे पास बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं है, क्योंकि शायद अभी हम सक्षम नहीं है उसको डिटेक्ट करने में, तो इसलिए अभी इसका एक बड़ा साक्ष्य मिला है। अगर हम बिग बैंग की बात करें तो ये देखिए यहाँ से एक पॉइंट फूटा और धीरे धीरे फैलता जा रहा है। इसको फैलाने का कारण क्या है? ये डार्क एनर्जी है, इसी के कारण ये फैलता चला जा रहा है। तो उम्मीद है इस न्यूज़ को आप समझ पाए होंगे। याद रखिएगा ये बड़ी खबर है और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि डार्क एनर्जी या डार्क मटेरियल का कॉन्सेप्ट दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर अगर हम आ जाएं, तो अब जो न्यूज़ है वो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। अभी आपको पता है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जब भाषण दिया था तो कई स्कीम्स की उन्होंने चर्चाएं की थी। तो उन स्कीम्स में एक सौभाग्य स्कीम है। साथ ही साथ आप अगर एक चीज़ देखेंगे कि इसने अपने कुछ वर्ष पूरे कर लिए हैं, लगभग कहा जा रहा है 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था और अभी 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और इस स्कीम के तहत 2.82 करोड़ हाउस होल्ड का विद्युतीकरण कर दिया गया है या इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। मतलब 2.82 करोड़ घरों में इस स्कीम के माध्यम से बिजली पहुंचा दी गई है। तो चलिए समझते हैं कि स्कीम क्या है, क्योंकि 4 वर्ष इसने कंप्लीट किए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम इस स्कीम की बात करें तो चलिए समझते हैं क्या है। देखिए ये आपको मोदी जी दिख रहे होंगे, ये स्कीम है। अब अगर हम सौभाग्य स्कीम की बात करें तो सौभाग्य का बेसिकली मतलब क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। अब इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसका उद्देश्य क्या है इस स्कीम का, कि सहजता से हर घर में बिजली पहुंचा दी जाए। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का कॉन्सेप्ट था 2017 में। अभी इसने 4 साल पूरे कर लिए हैं। तो अभी क्या है कि इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल्स में इसको कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये जान लें कि स्कीम है क्या। देखिए इस स्कीम का मतलब क्या था कि भारत में चाहे वो अर्बन क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, या रूरल क्षेत्र हो, या ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पर हर घर में बिजली पहुँचाई जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी भारत के सभी घर में विद्युत पहुँचाई जाए। यही इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था। दूसरी बात ये आ गई कि आप किस माध्यम से आप लोगों को चुनोगे। जिन घरों में बिजली नहीं है, मान लेते हैं कि कुछ घर ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं है, उन कुछ घरों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सक्षम नहीं होंगे, इसलिए बिजली नहीं हो, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि शायद वो बहुत सक्षम है, बिजली नहीं है, हो सकता है उन्होंने चोरी की हो पहले तो उनकी बिजली काट दी गई हो। तो यहाँ पर बात आती है कि आप जो बेनिफिशरी होंगे या बेनिफिशरीज होंगे उनको पहचानेंगे कैसे, जो लाभ प्राप्त करता होंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि जो 2011 का सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है, यानी सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना जो 2011 की है, उसके माध्यम से इसको पहचाना जाएगा। यानी जो वहाँ पर पिछड़े लोग होंगे और देखेंगे कि उनके घरों में बिजली नहीं है, तो वहाँ पर सरकार इसके माध्यम से प्रसार कर सकेगी, यानी इसके माध्यम से सरकार वहाँ पर मुफ्त इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकेगी या मुफ्त इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकेगी, विद्युतीकरण कर सकेगी, बिजली पहुँचा सकेगी। लेकिन एक प्रोविज़न और डाला कि अगर कोई व्यक्ति या कोई हाउस होल्ड सेक 2011 में, यानी 2011 की सोशियो इकोनॉमी एंड कास्ट सेंसस या सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना का भाग नहीं है, इसमें शामिल नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो 500 रुपये देकर अपने घर में कनेक्शन ले सकता है। या सरकार ने ये प्रोविज़न किया कि जो व्यक्ति सेक 2011 में शामिल नहीं है उनके घर में भी 500 रुपये पर इलेक्ट्रिफिकेशन या विद्युतीकरण हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाओगे। अब इस स्कीम का उद्देश्य क्या था, या ये समझ लो कि इसके आउटकम क्या थे जो सरकार ने सोचे थे कि इसके भविष्य में परिणाम आएंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलिंग हाउस होल्ड्स, यानी जितने भी हाउस होल्ड्स हैं जो चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इस स्कीम के माध्यम से पहुँचाना उद्देश्य था, एक प्रमुख उद्देश्य था। दूसरी बात क्या थी, सब्स्टिट्यूशन टू केरोसिन।
आपको पता है कि जब मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल जलाया जाता है तो बहुत प्रकार के पॉल्यूटेंट्स उत्सर्जित होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान करते हैं, साथ ही साथ जो व्यक्ति खाना बनाता है उसको भी नुकसान करते हैं। तो इस स्कीम के माध्यम से सरकार जो थी वो बिजली पहुंचा रही थी। तो सरकार ये चाहती थी कि जो दिए बनते हैं, आपको पता है कि केरोसिन के आपने लैंप देखे होंगे, तो सरकार चाह रही थी उनका प्रयोग ना हो। सीधी सी बात है, सरकार खाने में भी सोचती है कि केरोसिन का प्रयोग ना हो, मतलब आग वाग जलाने में, साथ ही साथ केरोसिन के लैंप या दीपक का भी प्रयोग ना हो। तो यहाँ पर सरकार बिजली पहुंचाकर केरोसिन के लैंप को सब्स्टिट्यूट करना चाहती थी, सब्स्टिट्यूशन करना चाहती थी, यही था। तीसरी चीज क्या थी? इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल सर्विस। अगर गांव में आप बल्ब जलाओगे तो बच्चे देख रहे हैं बल्ब के अंदर, इसका साइन बड़ा प्यारा था कि बच्चा बल्ब के अंदर बैठकर पढ़ रहा है। यानी सरकार इसके माध्यम से जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन या जो अर्बन यानी शहरी क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उन तक बिजली पहुंचाकर कर क्या रही थी? बेसिकली ये कर रही थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन कर रही थी ताकि ये लोग आराम से बच्चे पढ़ सकें। इसके साथ ही इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विसेज। सीधी सी बात है कि अगर पहली चीज़ तो यह है कि अगर आप केरोसिन यूज़ नहीं करोगे तो आपकी हेल्थ सही रहेगी। दूसरी बात है कि और विभिन्न माध्यमों से हेल्थ सर्विस भी इम्प्रूव की जा सकती है लाइट के द्वारा। तो इसका भी एक अलग, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने अक्सर सुना होगा ई मेडिसिन या ई मेडिट, ऐसे एक वर्ड आता है, ई मुझे क्लियर नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसके माध्यम से क्या होता है कि अगर गांव में बिजली है तो वहाँ पर अगर सरकार के जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं या कोई और सेंटर है तो आप बिजली के माध्यम से क्या करोगे? अगर इंटरनेट भी है, बिजली भी है, तो आप शहर के डॉक्टर के माध्यम से जुड़ सकते हो और डायरेक्ट वहाँ के डॉक्टर से बात करके अपना इलाज करवा सकते हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं पहले तो केरोसिन का यूज़ कम होगा तो हेल्थ सर्विस में इंप्रूवमेंट होगा, तो इस प्रकार का भी प्रोविज़न था। साथ ही साथ कहा गया इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन, यानी संचार व्यवस्था में सुधार। सीधी सी बात है, जितने भी आपके कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं ज़्यादातर वो किस पे होते हैं? वो संचार व्यवस्था जो होती है बिजली पर होती है। कैसे? अगर आपके पास फ़ोन है और लाइट नहीं आ रही तो आप चार्ज कैसे करोगे? इसी प्रकार इसका उद्देश्य एक ये भी था कि कम्युनिकेशन में सुधार किया जाए। साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक सेफ्टी, यानी पब्लिक सेफ्टी का मतलब कैसे हुआ कि आप इस बात को समझो कि अगर लाइट नहीं है तो अक्सर देखते हैं आप गांव में जो बाइक लड़ जाती हैं या फिर आप सोचो साइकिल की टक्कर हो जाती है या जानवर की ह्यूमन, और आप देखोगे वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कि जीव जो है मनुष्य से टकरा जाता है, तो वहाँ पर भी संकट उत्पन्न हो जाता है। तो साथ ही साथ इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़, साथ ही साथ अगर धीरे धीरे बिजली पहुंचेगी तो वहां पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो बढ़ेंगी, क्योंकि बिजली का प्रयोग करके आप कई प्रकार के काम कर सकते हो। तो सरकार का एक ये भी उद्देश्य था। लास्ट है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेशली फॉर वुमेन इन डेली कोर्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो महिलाएं हैं उनकी जो लाइफ होगी, यानी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर महिलाएं, आपको पता है कि महिलाओं को बिजली से डायरेक्ट प्रभाव मिलता है, डायरेक्ट फायदा मिलता है। जो आप अगर देखो घर के दीपक की बात कर लो या फिर चूल्हे की बात कर लो या कोई और बात कर लो, तो इसका सबसे नकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है वो महिलाओं पर पड़ता है। तो सरकार का इस स्कीम के माध्यम से एक उद्देश्य ये भी था कि सरकार महिलाओं पर विशेष फोकस करना चाहती थी। इसके अगर सारी चीज़ों को देख लो और जोड़ दो तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो महिलाओं से ही संबंधित हैं। अगर आप गांव में लाइट पहुंचाओगे, महिलाओं को फ़ायदा। केरोसिन को सब्स्टिट्यूट करोगे तो महिलाओं की हेल्थ सुधरेगी। अगर इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल सर्विसेज, एजुकेशन जो आपको आजकल ई एजुकेशन की बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन की, कि टीचर शहर में बैठकर गांव में बिजली के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष अवसर आ जाते हैं। कम्युनिकेशन सुधरेगा तो महिलाओं के हाथ में भी मोबाइल आएगा तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा। इसी प्रकार जितनी भी चीज़ें हैं वो महिलाओं से संबंधित या महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करेंगी। तो महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया था प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना के माध्यम से। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होगे। अमन सिंह, गुड मॉर्निंग भाई। तो ये हमारी स्कीम हो गई। इस स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्कीम किस चीज़ से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, सौभाग्य स्कीम इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, और किसी कोई एग्जाम्पल एजुकेशन, या इस प्रकार के 4 एग्जाम्पल दिए जाएंगे। तो याद रखना जो सौभाग्य स्कीम है इसने 4 साल पूरे किए, इसलिए चर्चा में है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसके माध्यम से सरकार का उद्देश्य था कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन
यानी 100% विद्युतीकरण करना, गाँव में चाहे शहरों में हर जगह बिजली पहुँचाना। बिजली पहुँचाने के लिए जो लाभकर्ता थे उनकी पहचान कैसे की जानी थी, तो उनकी पहचान की जानी चाहिए थी 2011 के जो सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस है, या सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना है 2011 की, उसके माध्यम से। तो ये हमारी न्यूज़ हो गई, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं चौथी न्यूज़ पर। अगर हम चौथी न्यूज़ देखें तो चौथी न्यूज़ अगर आप देखें तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, और आर्टिकल कह रहा है सुप्रीम कोर्ट पैनल फ्लैग्स क्लियरेंस टू रोड इन राजाजी रिजर्व सीक्स क्लैरिफिकेशन। राजाजी रिजर्व, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा सुप्रीम कोर्ट पैनल। तो चलिए समझते हैं क्या। देखिए हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक कमेटी बनाई थी, एक पैनल बनाया था, ताकि जो राजाजी रिजर्व में, जो आप ये समझ लो राजाजी टाइगर रिजर्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उस पर नज़र रखी जाए। हुआ क्या है कि जो राजाजी आपका टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तराखंड में हरिद्वार में है, वहाँ पर एक सड़क बना दी गई है। टाइगर रिजर्व में एक सड़क बना दी गई। इससे ये कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जो नेशनल इस राजाजी टाइगर रिजर्व के लिए, उसने काफ़ी नाराज हुई कमेटी, और उसने भारत की सरकार साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार से ये क्लैरिफिकेशन मांगा है कि आपने टाइगर रिजर्व में रोड क्यों बनाई है, हमें इस बात का उत्तर दीजिए कि ऐसा क्या हो गया कि आपको टाइगर रिजर्व में रोड बनानी पड़ जाए। तो पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि राजाजी नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि रोड डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, राजाजी नेशनल पार्क में, या राजाजी नेशनल पार्क का जो राजाजी टाइगर रिजर्व में हुआ है, तो टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए होता क्या है कि एक बात याद रखिएगा कि भारत में कभी भी किसी टाइगर रिजर्व में, नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है तो उसके लिए परमिशन ली जाती है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, और ये भारत की सर्वोच्च एजेंसी है, एपेक्स एजेंसी है। याद रखना इस बात को कि भारत में जब भी कभी नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में अगर किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है, चूंकि ये मामला वन्य जीवों से संबंधित है, इसलिए इसके लिए अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, और ये सर्वोच्च संस्था है। इसी से अगर आपको किसी भी नेशनल पार्क में, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है तो इससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी NBWL ने परमिशन दे दी है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उन्होंने कहा है कि आपने परमिशन क्यों दी है। तो चलिए समझते हैं। ये पूरा मामला जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली है किससे, ये है राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड, देहरादून। चलिए समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि टाइगर रिजर्व क्या होता है, ठीक है ना। भारत में 1973 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया और उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों शुरू किया गया? क्योंकि भारत में टाइगर्स की जो संख्या थी वो लगातार कम हो रही थी, और टाइगर जो है हमारे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की ताकि भारत में टाइगर्स का संरक्षण किया जाए। इसी के तहत होता क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही कि किसी ऐसे स्थान पर जहां पर टाइगर्स पाए जाते हैं तो उनके संरक्षण के लिए उस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है ताकि वहां पर संरक्षण अच्छे से हो सके, पहली चीज। दूसरी बात, टाइगर रिजर्व पर फिर लौटेंगे अभी समस्या पर। दूसरी चीज हम ये जान लें कि ये टाइगर रिजर्व है कहाँ, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछ देते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये आप देखेंगे कि हरिद्वार में है। हिमालय की जो सबसे दक्षिणी जो पर्वत श्रृंखला है जिसे हम शिवालिक के रूप में जानते हैं, उसी की तलहटी में या उसी के नीचे स्थित है। हिमालय के बेसिकली 4 भाग होते हैं, 4 समांतर पर्वत श्रृंखलाएं होती है। ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो जो सबसे भारत की तरफ या सबसे दक्षिणी जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है उसी को बोला जाता है शिवालिक हिमालय। उसी की तलहटी में या उसी के फुट हिल में या दक्षिणी एकदम भाग में ये आपका राजाजी टाइगर रिजर्व पाया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब अगर हम राजाजी टाइगर रिजर्व की बात करें तो बात आती है इसका नाम कैसे पड़ा। तो राजाजी टाइगर रिजर्व का नाम सी राजगोपालाचारी के नाम पर पड़ा, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, राजाजी टाइगर रिजर्व। तो इस बात को याद रखना, इसका नाम पूछा जा सकता है किसके नाम पर पड़ा, तो ये सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर पड़ा। पहले ही जो राजाजी था ये नेशनल पार्क था, यानी नेशनल पार्क का मतलब होता है राष्ट्रीय उद्यान।
उसी के अंतर्गत एक क्षेत्र को 2015-16 में भारत का 48वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इस बात को याद रखना। यानी आप ऐसे समझो कि ये हो गया राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अब उस राष्ट्रीय उद्यान में किसी क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया? राजाजी टाइगर रिजर्व। और ये भारत का 48वां टाइगर रिजर्व था और ये 2015 में घोषित किया गया था। अगर हम वर्तमान में संख्या देखें तो वर्तमान में भारत में टाइगर प्रोटेक्टेड एरियाज की या टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? अभी भारत में 52, जो मुझे लास्ट अगर कोई नया नहीं घोषित हुआ है, जो मैंने अंतिम बार चेक किया था तब 52 थे, तो उम्मीद है अभी भी होंगे अगर कोई नया ऐड नहीं हुआ होगा। तो याद रखिएगा यह 48वां भारत का टाइगर रिजर्व था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत टाइगर रिजर्व है या टाइगर रिजर्व इसको कब घोषित किया गया था? दूसरी बात, ये भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? 48वां है। एक क्वेश्चन सबसे अच्छा जो बनता है कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 51, 52, 53, 54। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमने बेसिक जानकारी कर ली। अब हम समझते हैं कि समस्या क्या है और क्यों इस मुद्दे को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए समस्या क्या है, समझिए इसको। अगर हम इस वर्तमान समस्या की बात करें तो आपको पता है कि भारत में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट कह लीजिए तो ज्यादा अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006। इस एक्ट के माध्यम से कहा गया था कि भारत में जो होगा टाइगर रिजर्व होंगे उसमें एक कोर क्षेत्र बनाया जाएगा, एक बफर क्षेत्र बनाया जाएगा। अब समझते हैं ये क्या। देखिए मान लिया कि कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में टाइगर बहुत अच्छे पाए जाते हैं और इनके संरक्षण की भी जरूरत है क्योंकि इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। तो सरकार क्या करती है, सरकार 2006 के जो संशोधन अधिनियम था उसके माध्यम से इसको घोषित कर देती है कोर। ठीक है ना। कोर का मतलब होता है जैसे सूर्य का कोर होता है, कोर का मतलब जैसे सूर्य की अगर आप बात करो तो सूर्य के 3 भाग होते हैं, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। कोर में ऊर्जा बनती है, यानी सबसे जो मुख्य भाग होता है उसको कोर बोलते हैं। ऐसे ही जो टाइगर रिजर्व होता है जो उसका सबसे मुख्य भाग होता है उसको बोलते हैं कोर। और अगर हम टाइगर रिजर्व के बाहर देखें तो यहाँ पर कहीं पॉपुलेशन रहती होगी, यानी जनसंख्या रहती है। अब सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार से कभी भी जो मैन और टाइगर कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, या मनुष्य का और टाइगर का किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष ना हो जाए, क्योंकि किसी एक को नुकसान पहुंचेगा, या तो टाइगर मनुष्य को मार डालेगा या मनुष्य टाइगर को मार डालेगा। इसलिए अभी क्या 2006 के अधिनियम के बाद से क्या किया जाता है कि मानव और टाइगर के बीच में एक और क्षेत्र बनाया जाता है, इसको बोला जाता है बफर जोन। यानी बफर जोन का मतलब यह हुआ कि मनुष्य और टाइगर के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो रीजन होता है, उसको घोषित करते हैं बफर जोन, ताकि जो ह्यूमन और जो टाइगर कॉन्फ्लिक्ट है, मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपस में टकराव हो जाता है वो ना हो। एक ऐसा क्षेत्र, संक्रमित क्षेत्र टाइप का घोषित कर दिया जाए, वहां पर आवागमन नियंत्रित हो। तो अभी समस्या क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 था, उसके माध्यम से एक कॉन्सेप्ट आया था कि हम जो टाइगर रिजर्व हैं उनके चारों तरफ बफर जोन घोषित करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, टाइगर भी संरक्षित रहे और मनुष्य को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। अभी क्या हुआ है कि अगर आप पीछे देखो तो एक सड़क बना दी गई है, और सड़क कहां से बनाई गई है? एक सड़क बनाई गई है कुछ इस प्रकार से। यानी आप देखो तो जो पहले संरक्षित क्षेत्र होता था जिसे हम बफर जोन बोलते थे, उस बफर जोन से एक सड़क बना दी गई है। और अगर बफर जोन से सड़क बनाई गई है तो इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। आप अक्सर देखोगे कि जो पर्यावरणविद होते हैं वो इस बात का विरोध करते हैं। इसका कारण क्या है कि अगर आप सड़क बना रहे हो तो आपके सड़क से वाहन निकलेंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जीव वाहन से टकरा कर मर जाते हैं या और प्रकार से मनुष्य उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। तो बेसिकली इसका जो है, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उसने भारत की सरकार और उत्तराखंड सरकार से ये पूछा है कि जो आपने राजाजी टाइगर रिजर्व में बफर जोन में जो सड़क बनाई है वो क्यों बनाई है, उसका जवाब दीजिए। तो खैर अच्छी पहल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि बफर जोन में सड़क नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन बनी है तो हो सकता है कि उसके कुछ अपने कारण हो। तो धीरे धीरे बातें परतें खुलेंगी। अभी न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसने कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत की सरकार
और उत्तराखंड गवर्नमेंट से पूछा है कि जो संरक्षित क्षेत्र है या बफर जोन है, यानी ये वाला अगर क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपने सड़क क्यों बनवा दी है। अब अगर आप न्यूज़ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पैनल्स फ्लैग्स क्लियरेंस टू रोड इन राजाजी रिजर्व सीक्स क्लैरिफिकेशन, यानी क्लैरिफिकेशन की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल या कमेटी बनाई थी उसने केंद्रीय सरकार और उत्तराखंड सरकार से कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो चलिए अब हम चलेंगे आज की लास्ट खबर पर, और लास्ट खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये खबर आपने मिस कर दी तो आपने समझ लीजिए जीवन मिस कर दिया। द हिंदू की खबर है, आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है देखना। देखिए खबर क्या है। असम्स दिमासा पीपुल्स जुडीमा राइस वाइन फाइनली गेट्स अ जीआई टैग, यानी असम के जो एक दिमासा ट्राइब है, जनजाति है, वो लोग एक शराब बनाते थे, उसका नाम था जुडीमा राइस वाइन, उसको जीआई टैग मिल गया है। यानी असम की एक शराब को जीआई टैग मिल गया है। तो अब कभी अगर आपको पीना हो तो आप इसको जरूर चुनें, क्योंकि जीआई टैग उसी को मिलता है जिसकी अपनी कुछ खास विशेषता होती है। तो चलिए समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जुडीमा राइस और ये वाइन है क्या। देखिए सबसे पहली बात ये कर लें कि ये बनती कैसे। देखिए ये बनती ऐसे है कि इसका जो निर्माण होता है, ये जुडीमा राइस वाइन का जो निर्माण होता है वो चावल से और कुछ जड़ी बूटियों से किया जाता है। अब ये बहुत ही मतलब विख्यात है, जो असम के है वहाँ पर ये आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी है, क्योंकि लोग इससे कुछ पैसा भी कमाते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि इसका बेसिकली कुछ कल्चरल वहाँ पर इंपॉर्टेंस है, सांस्कृतिक महत्व भी है। और यहाँ पर जो ये असम में बनाई जाती है, ये दिमासा ट्राइब, यानी असम में आपको पता है बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, उसमें एक जनजाति कौन सी है, डिमासा। तो क्वेश्चन डिमासा से भी बन जा सकता है कि ये जो वाइन डेवलप हुई है, या डेवलप तो पहले ही हुई है, इसको जो जीआई टैग मिला है वो किस ट्राइब के द्वारा बनाई जाती है, डिमासा ट्राइब के द्वारा बनाई जाती है। और ये ट्राइब बेसिकली आप देखोगे तो असम में और नागालैंड में पाई जाती है। तो ये शराब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शराब जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर जीआई टैग मिल गया है तो चलिए समझते हैं इसकी खासियत क्या है। देखिए सबसे पहले ये चीज़ आप जान लो, दो चीज़ें इसमें आपको याद रखनी पड़ेंगी न्यूज़ से रिलेटेड, और जीआई टैग को हम अलग से कवर करेंगे। पहली चीज़ कि ये जो है ये दिमासा ट्राइब के द्वारा बनाई जाती है। कैसे? ये चावल के साथ, और चावल के साथ कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। इसका मैं मेथड भी पढ़ रहा था, तो कुछ एक केक बनाया जाता है, केक को काट कर पीस कर कुछ पूरा सिस्टम होता है, उसमें हमको नहीं जाना है। अब हमको समझना क्या है कि जीआई टैग क्यों दिया जाता है और किस एक्ट के तहत दिया जाता है, क्या इसके उल्लंघन पर सजा होती है, क्या क्या समस्या है। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि बात क्या होती है, जीआई टैग क्यों दिया जाता है। आपको पता होगा कि आप कई क्षेत्रों में देखते हो कि सदियों से एक लंबी परंपरा चली आ रही है किसी वस्तु की या किसी गुड्स की। जैसे आपको बनारसी साड़ी हमेशा याद रहती है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि बनारसी साड़ी आप देखोगे तो मतलब एक लंबी परंपरा है बनारसी साड़ी की। कोई ऐसा नहीं है कि 10, 20, 50 साल से परंपरा चल रही है, यानी आप देखोगे तो मतलब कोई इसका हिसाब ही नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लंबी परंपरा है बनारसी साड़ी की। तो आपको पता है कि बनारसी साड़ी का जो एक आप देखोगे कि लोग कैसे पहचानते हैं कि बनारस की साड़ी है, ये अच्छी होगी। तो सब लोग पूरे भारत में नहीं दुनिया में मांग होती है भारत के बनारस की साड़ी की। होता क्या है कि इसका कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। कैसे? जैसे मान लिया कि साड़ी बनारस की सबसे अच्छी होती है, अब कुछ लोग हो सकता है लखनऊ में कारखाना लगा लें और टेरिकॉट की या किसी प्रकार की थर्ड क्लास की साड़ी बना दें और उसको किसी व्यक्ति को बेचें और कह दें ये बनारस की साड़ी है, ये बनारसी साड़ी है। पहली बात तो व्यक्ति ठग लिया जाएगा जिसने खरीदा है। दूसरी चीज़, उस बनारस वाली साड़ी की ख्याति खराब होगी। क्यों? क्योंकि उसका एक अलग कपड़ा होता है, एकदम मक्खन जैसा कपड़ा होता है, पकड़ो तो पूरी साड़ी एक मुट्ठी में से आ जाएगी। तो क्यों? क्योंकि बहुत ही मुलायम कपड़ा होता है। तो इसलिए होता क्या है कि भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रकार की कालाबाजारी, आप ये कह लो नक्काली हो रही थी, लोग एक दूसरे को नकल कर रहे थे। सीधी सी बात है कि अगर बनारस की साड़ी जो बनारस से बन के आएगी वो अच्छी होगी, लेकिन अगर कोई बनारसी साड़ी नकली बनाकर बेचेगा लखनऊ कानपुर में बैठकर, तो इससे क्या होगा? इससे बहुत नकारात्मक प्रभाव आते हैं। क्यों? क्योंकि इससे बहुत चीज़ें प्रभावित होती। पहले तो उनकी जो एक पॉपुलैरिटी है पूरी दुनिया में वो कम होगी कि अरे बेकार बनने लगी है। दूसरी चीज़, जो लोग उस पूरे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से जुड़े होंगे साड़ी बनाने में,
सीधी सी बात है, जब खराब साड़ी मार्केट में आप दोगे, नकली बेचोगे, तो वहां पर जो लोग बैठे हैं अगर उनकी डिमांड कम होगी तो वो लोग साड़ी नहीं बना पाएंगे और उनकी नौकरी जाएगी। तो ये बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालती है इस प्रकार की नकलबाजी। तो इसलिए भारत की संसद ने एक एक्ट पास किया जिसे हम बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड पेटेंट एक्ट। इस प्रकार का एक एक्ट था जिसको 1999 में, जो इसका एक्ट का नाम ही था जीआई टैग एक्ट 1999। तो इस बात को याद रखिएगा पहली चीज। अब होता क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि आप किसी ऐसी वस्तु का या आपका क्षेत्र या कोई कम्युनिटी किसी ऐसी गुड्स को बना रही है जिसको क्या होना चाहिए, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ख्याति प्राप्त है और उसको टैग मिल जाना चाहिए ताकि कोई आपकी चीज़ों की नकल ना कर सके, तो आप जीआई टैग 1999 यानी 1999 वाले एक्ट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया जाएगा तो आपके जो वस्तु है या गुड्स है उसको जीआई टैग दे दिया जाएगा। अब इसके फायदे क्या होते हैं कि जब आप कोई व्यक्ति बनारसी साड़ी खरीदने जाएगा तो पहले जीआई टैग चेक करेगा। तो सीधी सी बात है कि जो लोग नकली साड़ी बनारसी बनाकर भेज रहे हैं, या मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जितनी भी चीज़ें भारत में जिनको भी जीआई टैग का एक टैग मिला हुआ है, उससे होता क्या है कि नक्काल से आप बचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप बनारसी साड़ी लेने जाओगे तो आप जीआई टैग चेक कर लोगे। तो इस प्रकार इसका महत्व है। अब बात आती है कि क्या जीआई टैग जिसकी हम बात कर रहे हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेटर की, क्या भारत में किस किस गुड्स को प्रदान किया जाता है, किन किन वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, चाहे आपकी वस्तु कोई एग्रीकल्चर गुड्स हो, जैसे मैं कहूँ बासमती चावल, या फिर आपकी वस्तु कोई नेचुरल गुड्स हो जैसे चंदन की लकड़ी, या फिर आपकी वस्तु अगर कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है यानी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनी है जैसे बनारसी साड़ी, तो सभी प्रकार के गुड्स को जीआई टैग दिया जा सकता है। वो चाहे एग्रीकल्चर गुड्स हो, या फिर आप ये समझ लो कि नेचुरल गुड्स हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो, उस सभी को जीआई टैग दिया जा सकता है। जीआई टैग मिलने के बाद सजा के प्रावधान क्या हैं ये सुनिए। अगर किसी वस्तु को जीआई टैग मिला है और दूसरा व्यक्ति नकली बनाता है तो कहा गया है कि 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक की सजा होगी। साथ ही साथ पैसे का जुर्माना भी लग सकता है, 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का पैसे का जुर्माना भी लग सकता है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि जो जीआई टैग मिलता है इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, तो इसकी जो वैलिडिटी है वो कहा जाता है कि 10 वर्ष होती है। 10 वर्ष के बाद आप फिर से इसको रिन्यू करवा सकते हो और फिर से एक वैलिडिटी प्राप्त कर सकते हो। तो बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत में क्या किया जाए, भारत में जो जीआई टैग मिलता है ये जो किसी खास रीजन से, क्षेत्र से जुड़ी हुई खास वस्तुएं हैं उनके संरक्षण किया जाए, उनको पेटेंट टाइप का प्रदान किया जाए। पेटेंट तो नहीं है खैर, लेकिन वहां पर उद्देश्य यही होता है कि कोई भी उन गुड्स की नकलबाजी न करे और उनकी ख्याति न खराब करे, और वहां पर जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी जो प्रतिव्यक्ति आय है उसको संरक्षित किया जाए। तो यही जीआई टैग का मुख्य उद्देश्य है। तो उम्मीद है आप लोग इस न्यूज़ को समझ पाए होंगे। यही हमारी आज 5 खबर हैं। आशीष कुमार, गुड मॉर्निंग भाई। तो यहीं पर रोकते हैं, ये हमारी 5 खबरें हो गई हैं। मुलाकात होगी कल इसी टाइम पर फिर 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। असल में बात क्या हो रही है, आजकल मेरे मुंह से लल्ला ज़्यादा निकल रहा है क्योंकि मैं एक बहुत ही सीनियर टीचर हैं जिनसे मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। तो वो बच्चों को बच्चा या स्टूडेंट नहीं या दोस्त नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं लल्ला। तो अक्सर उनके साथ बैठ के वो मुझे भी लल्ला ही बोलते हैं, तो मेरी भी आदत पड़ गई है लल्ला बोलने की, तो अक्सर वो जुबान से निकल जाता है। खैर, मुलाकात होगी कल। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए और ऐसा कोई भी कृत्य न करिए जिससे आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके राज्य को और आपके देश को कोई प्रॉब्लम हो।